सो हे गाइस व्हाट्सअप, इट्स अ होस्ट टेक्निकल डॉक्स। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एथर 450 एपेक्स इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में, जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है। इसी के साथ साथ गाइस वेलकम बैक आपका 2024 की पहली टेक्निकल डॉक्स की वीडियो में। और इसी के साथ ही गाइस आप सबको और आपकी फैमिली को ऑल द बेस्ट फॉर द न्यू ईयर। आपका साल काफ़ी अच्छा जाए मेरी तरफ से। और अब शुरुआत कर लेते हैं स्कूटर के बारे में। ऐसी कोई भी वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, सबने ओवरव्यू दे दिया, सबने चीज़ें बता दी, लेकिन मैं जिस तरीके से बताऊंगा और जो कंक्लूजन देने वाला हूँ आपको, वो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। वीडियो को एंड तक देखोगे तो एक अलग ही टाइप की वैल्यू लेके जाओगे। और चैनल पसंद आएगा तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना, ठीक है। तो शुरुआत कर लेते हैं एथर के इवेंट से। तो नियरली 30 मिनट लंबा इवेंट था, जो कि बाद में ट्रिम करके अगर देखा जाए तो 13 मिनट की यूज़फुल इन्फॉर्मेशन थी उसमें। और आईपीओ आने वाला है इसी साल उनका, मतलब जिस तरह की फाइलिंग्स और रिपोर्ट्स को देखते हुए लग रहा है। तो पता है, इस वीडियो को देखने के बाद, मतलब उनके इवेंट को देखने के बाद ऐसा फील हो रहा था कि मतलब उन्होंने आईपीओ की तारीफ़ के लिए, मतलब अपनी तारीफ़ के लिए वो वीडियो बनाई थी। मतलब उन्होंने पिछले 10 सालों में क्या किया, किस तरह से इनोवेशन किए, वो सारी चीज़ों की, इसके बारे में तो आगे बात करेंगे। तो उन्होंने जो भी सारी चीज़ें करी थी पिछले 10 सालों में, उसके बारे में बताया था। जैसे कि वो सबसे पहली कंपनी थी जिन्होंने टच स्क्रीन डैशबोर्ड बनाया था। इसी के साथ साथ पहली एल्यूमिनियम चैसी लेके आए थे किसी स्कूटर में, वो इंडिया में। इसी के साथ साथ पहला मिड फ्रेम माउंटिंग मोटर थी उनकी। इसी के साथ साथ सबसे पहली बार बेल्ट ट्रांसमिशन लाए थे, सबसे पहला फास्ट चार्जर भी था, सबसे पहली लिथियम आयन बैटरी भी लेके आए थे, और सबसे पहला वॉप मोड भी लेके आए थे। चलो, इनमें से कुछ चीज़ें समझ आती है, मगर पहली बार लिथियम आयन बैटरी, यार उससे पहले सिर्फ जेल बैटरीज थोड़ी आती थी इंडिया में। हो सकता है मतलब ऐसा लगा ना, मतलब कि यार बिल्कुल ज़्यादा कॉर्पोरेट वाली बात हुई है इस वीडियो में। पहले एथर ऐसा नहीं था, पहले वो मेन चीज़ों में फोकस करते थे। इस बार ऐसा लगा कई सारे पॉइंट्स तो उन्होंने सिर्फ आईपीओ को बूस्ट देने के लिए ही किए हो, ठीक है। अब और भी एग्जांपल्स जैसे रिवर्स पार्क असिस्ट, चलो ये तो काफ़ी अच्छा फीचर है, वो लेके आए थे। ऑटो होल्ड का और ओटीए सॉफ्टवेयर अपडेट्स, मतलब वैसे देखा जाए तो इतने बड़े कुछ फीचर्स नहीं है, मगर हाँ, आईपीओ में बूस्ट लाने के लिए बहुत बार मेंशन किया गया है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ऐसा लगा कि यार आईपीओ का बूस्ट करने के लिए ये इवेंट रखा गया था ज़्यादातर, एक लॉन्च से ज़्यादा। और वैसे भी बात करूँ तो इन्होंने हाइप काफ़ी बनाई थी दिसंबर से ही, मतलब काफ़ी हाइप बना रहे थे। उससे पहले लोगों के रिएक्शन लिए थे, किस तरह से स्कूटर का एक्सपीरियंस रहा था उनको, उसके छोटे छोटे टीज़र्स दिखाए थे। इसके बाद ही जनवरी वगैरह में उन्होंने टीज़ करना स्टार्ट कर दिया था, दिसंबर एंड से ही स्कूटर की फ़ोटोज़ और कुछ नया आ रहा है। इसी तरह से हाइप बहुत ज़्यादा बिल्ड हो गई थी। लेकिन सच बताऊँ तो गाइस, इवेंट के एंड आते आते मेरी एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल ही टूट चुकी थी। तो ये चीज़ है, स्पॉइलर मैंने आपको दे दिया। और इस इवेंट में उन्होंने परफॉर्मेंस और डिज़ाइन को अपना मेन फोकस रखा, और इसके बाद इन्होंने शुरुआत करी इन चीज़ों से जो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। तो एथर 450 एपेक्स की रिवील की शुरुआत उन्होंने करी एक यूनिक ब्लू कलर के साथ, जिसमें रेड फ्लेक्स है, मतलब फ्लेक्स मतलब छोटी छोटी वो पार्टिकल्स आपको देखते हैं ना बॉडी पे, उसके लिए। और स्टार्क ऑरेंज कलर है उसके साथ एक्सेंट पे, जो आपको एथर का लोगो है, स्टिकर्स वगैरह हैं, ऑरेंज कलर के होंगे। इसी के साथ साथ क्योंकि वो अपनी चैसिस को दिखाना चाहते थे, जो कि आज तक किसी ने नहीं दिखाई है, तो उन्होंने ट्रांसपेरेंट पैनल्स बना दिए उसके आसपास, ठीक है। मिरर जैसी फिनिश है उसकी, जो कि बाहर से ट्रांसपेरेंट है और टेक्सचर्ड है अंदर से, ताकि फ्रॉस्टेड लुक आए। मतलब बाहर से तो चमकीला, अंदर का पार्ट दिख जाएगा और अंदर ऐसा लगेगा कि कोहरा सा है। मतलब आप समझ रहे हो, इस वीडियो में आप देख ही सकते हो। जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल है वो ब्लू कलर के टिंट में है, जिसकी वजह से व्हीकल का कलर मैच कर जाता है। और एथर के स्कूटर्स इतने खूबसूरत है ना इंडिया, मतलब अंदर से या बाहर से कहीं से भी देखो, कि हर एक्सपीरियंस सेंटर में ना एक उसका नेकेड फ्रेम पड़ा हुआ है डिस्प्ले पे, क्योंकि वो इंडिया में बना था तो उनको शोकेस करना ही था। और ये दुनिया का पहला स्कूटर है जो कि ट्रांसपेरेंट बॉडी के साथ आता है। तो ये जो मैंने आपको अभी ये जो सेंटेंसेस बोले ना, ये इस तरह से बताया जैसे एथर ने प्रेजेंट किया था। तो आपको क्लियरली कॉर्पोरेट उसमें साउंड कर गया होगा ये, कि हाँ भाई आईपीओ की प्रिपरेशन के लिए कर रहे हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो मैं इसमें अपना टेक दे देता हूँ। आपको पता है पिछले 10 सालों से एथर का सेम ही डिज़ाइन चल रहा है, भले ही 450X हो, 450 हो, 450 एपेक्स हो, कोई भी स्कूटर आ जाए। तो इस वीडियो में भी, जैसे इस इवेंट में भी उन्होंने काफ़ी बार मेंशन किया था कि हर चीज़ का मतलब उन्होंने निचोड़ करके लास्ट जूस निकाला है। मोटर वगैरह की आगे बात करेंगे, उस पर भी अपना टेक दूंगा। तो ये जो डिज़ाइन ना, मेरे को लगता है एथर 450 एपेक्स के साथ फाइनली एंड हो जाएगा ये डिज़ाइन। मतलब देखो, बहुत लोगों को अच्छा लगता है डिज़ाइन, मुझे भी अच्छा लगता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर यार हर मॉडल को देख लो, 4 मॉडल है इनके अलग अलग बैटरी और उसके हिसाब से, फिर भी देखा जाए तो सबका ही डिज़ाइन सेम है। कलर्स वगैरह का डिफरेंस है थोड़ा बहुत, ऐसा कोई ज़्यादा मेजर चेंज आए नहीं। काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है, काफ़ी रिलायबल है, ये मैं मानता हूँ। मगर 10 साल हो चुके हैं, अब इट्स टाइम फॉर अ चेंज, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि बॉडी और ये सारी चीज़ों का इन्होंने लास्ट जूस निकाला है इस इवेंट और इस स्कूटर के साथ। इसके बाद बिल्कुल ही नए फ्रेम में, नई चैसीस में, नई बॉडी में, मतलब बिल्कुल ही नए प्लेटफॉर्म के साथ आ जाएंगे। अभी जैसे रूमर्स भी चल रहे थे ना, जैसे स्पोर्ट्स स्कूटर के साथ ही एक फैमिली स्कूटर
भी आएगा इनका। तो मुझे लगता है फैमिली स्कूटर के साथ नया डिज़ाइन आने वाला है इनका, क्योंकि फैमिली स्कूटर में इस तरह का डिज़ाइन नहीं चल पाएगा गाइस, सच बता रहा हूँ। क्योंकि सीटिंग वगैरह भी कंफर्टेबल तो है, मगर फैमिली आप कह रहे हो तो थोड़ी बड़ी सीटिंग्स वगैरह चाहिए, तो काफ़ी सारी उसमें और चीज़ें होती है। तो मुझे लगता है कि एथर का जो 450 का प्लेटफॉर्म है, जो डिज़ाइन है ना, ये फाइनल है। इसके बाद नहीं आने वाला इस प्लेटफॉर्म पे कोई भी नया स्कूटर। ये स्कूटर्स चलते रहेंगे। अब जो भी नया आएगा 550 हो 650 हो, कोई भी नाम हो, कुछ भी रखें, वो हमें नहीं पता, मगर प्लेटफॉर्म डिज़ाइन वगैरह मेरे हिसाब से इस बार चेंज होने वाला है। जो भी जूस बचा था इस प्लेटफॉर्म का 10 सालों में इन्होंने निकाल दिया। लास्ट ये वेरिएंट निकाला है, इससे पैसा मतलब रिटर्न कॉस्ट जो है पूरी इन्वेस्टमेंट की सारी ले लेंगे। उसके बाद जो है नया फ्रेम, सारी चीज़ें नई देखने को मिलेंगी। ओके, सो इसके बाद एथर के सीईओ ने कहा कि एथर 450 का जो प्लेटफॉर्म है वो अपनी रिफाइंड परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। तो इसकी वजह से जो 10th ईयर एनिवर्सरी एडिशन वो लेके आ रहे हैं ना, वो लिमिट्स को पुश करना चाहिए इस आर्किटेक्चर में, ठीक है। ये बिल्कुल आईपीओ वाला स्टेटमेंट है। बार बार मैं इस चीज़ को इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि गाइस देखो, यही चीज़ है, कोई भी ज़्यादा लोग आपको बताएंगे नहीं, मगर यही बात है, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला कि उन्होंने मोटर को लिया और उससे काफ़ी सारा करंट पास किया, जितनी लिमिट तक ले जा सकते थे, और हर बची भी जो जितना भी टुकड़ा बचा था पावर का, उसको निचोड़ के निकाल लिया पूरी पावर ट्रेन में से। इसकी वजह से उन्होंने एक ऐसी चीज़ डिलीवर करी है इस स्कूटर में जो कि काफ़ी सारे लोग कई समय से मतलब मांग रहे थे, ठीक है। ट्वीट्स वगैरह भी दिखाया उन्होंने, जो कि है 100 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड। तो मतलब गाइस देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि ख़राब है, 100 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड काफ़ी अच्छी है एक इलेक्ट्रिक स्कूटर के हिसाब से। मगर अभी जो आप अगर कंपेयर करें ना ओला वगैरह के, जैसे S1 Pro हो गया, जो उसकी भी टॉप स्पीड 120 की है, तो उससे कम ही लगता है। मगर हाँ, एथर ने इंप्रूव किया, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। बैटरी पैक वगैरह सेम रखा है, फिर भी परफॉर्मेंस बढ़ा दी। और जैसा कि सीईओ के वर्ड्स भी थे ना खुद यहाँ पे, कि हर आखिरी बचा हुआ जूस को उन्होंने निचोड़ के निकाल लिया। मतलब मोटर में भी जो अभी तक उनका जो डिज़ाइन है ना मोटर का, उसमें इतनी ही कैपेसिटी थी कि इतने मैक्सिमम करंट में इतनी ही स्पीड दे सकती है वो। इससे ऊपर उसका भी मोटर का जूस निकल जाएगा, मतलब ख़त्म हो चुका है, मतलब ठीक है। तो अब आप इससे क्या समझने को मिलता है? आईपीओ वाली स्टेटमेंट है, इसी के साथ आपको समझने को मिलेगा कि बस इससे ऊपर नहीं जा सकती मोटर इस डिज़ाइन में। तो या तो मोटर को अपग्रेड करना पड़ेगा, नई मोटर लाके, या फिर कुछ नए चेंजेस करने पड़ेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया पहले वाला स्टेटमेंट कि यार नया डिज़ाइन आ जाएगा, 450 का फ्रेम को मैक्सिमम यूटिलाइज कर लिया है प्लेटफॉर्म को इन्होंने, और मोटर भी इनकी मैक्सिमम लिमिट तक खिंच चुकी है एपेक्स के साथ तक, ठीक है। तो एपेक्स के बाद जो भी स्कूटर आएगा ना, नए प्लेटफॉर्म पे आएगा, मेरे हिसाब से नई मोटर्स के साथ भी आएगा, अगर परफॉर्मेंस कैटेगरी में आता है तो, ठीक है। 100 से ऊपर की स्पीड चाहिए तो नई मोटर चाहिए होगी इनको, ठीक है। नई मोटर के साथ बैटरी पैक वगैरह भी चाहिए होगा, उसके बारे में आगे बात करेंगे। 100 किलोमीटर्स पर आवर की टॉप स्पीड के साथ ही उन्होंने कहा कि 100 किलोमीटर पर आवर में आप जब चलाओगे ना 100 की स्पीड में, तो स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी रहेगी। तो इन्होंने उसको टेस्ट किया है, इस तरह से बनाया स्कूटर को। हाँ, देखने में भी एरोडायनामिक लगता है, और एथर का स्कूटर काफ़ी एरोडायनामिक भी है, तो काफ़ी स्टेबल रहेगा 100 की स्पीड में। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। अब ये तो रियल वर्ल्ड में टेस्ट करने को पता चलेगा। तो वही मुझे लगा है, बॉडी मोटर का जो पूरा टेक है ना, तो मतलब ये मूवी का एक डायलॉग है, तो उसके बराबर ही लगता है। बोला तो दिखाएगा हाथी, निकली चीटी। चीटी? लगता है मामा जी की उम्र हो गई रे बाबा। ये कैसा आदमी लेके आया तू? हाँ, चीटी मामा जी क्या बोल रहे हैं? पागल है क्या ये आदमी? तो गाइस यही था। इसके बाद बात करें तो नेक्स्ट क्या चीज़ लॉन्च करी उन्होंने इसके साथ, मतलब स्कूटर के साथ, वॉर्प प्लस, ठीक है। तो इसमें आपको वॉप प्लस मोड मिल जाएगा, जो कि नॉर्मल वॉप मोड को रिप्लेस करने वाला है, ठीक है। ये सिर्फ 450 एपेक्स में मिलेगा, आने वाले स्कूटर्स में भी मिल सकता है, लेकिन 450 एपेक्स से शुरुआत है, ठीक है। 450 प्लस वगैरह में नहीं मिलेगा। तो इसी के साथ ही गाइज इसकी जो 0 to 40 किलोमीटर पर आवर की जो है स्पीड पकड़ती थी ना स्कूटर्स, वो पहले 3.3 सेकंड थी, तो अब उसको 2.9 सेकंड कर चुके हैं ये मोटर वगैरह सबको अपग्रेड करके, ठीक है, मतलब मैक्सिमम लिमिट पे ले जाके। तो ये भी काफ़ी सही है। और इसी के साथ साथ अगर कंपेयर किया जाए इसको, तो मेरे को तो क्या कंपेयर करना, इन्होंने खुद ने ही कंपेयर किया था इस वीडियो को बना के, जहाँ पे 125 सीसी का स्कूटर 155 सीसी की बाइक और एथर 450X की रेस करवाई थी। और मुझे तो ज़्यादा इतना बिलीव नहीं होता इन कंपनीज़ का, कोई भी कंपनी हो जब अपने व्हीकल की किसी दूसरी व्हीकल के साथ रेस करा रही है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो स्टार लगा के कुछ ना कुछ तो झोल होता है, मगर चलो उसको छोड़ देते हैं। तो हाँ, पिकअप में तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक स्कूटर सबसे आगे है। अब इसमें उन्होंने टेक्नोलॉजी वगैरह की भी काफ़ी बात करी, जैसे ज़ीरो लैग जो है, थ्रॉटल से व्हील तक आपका जो है पावर का रिस्पांस जाएगा। अब जो नॉर्मल पेट्रोल के स्कूटर्स हैं उनको लगभग 400 मिलीसेकंड लगते हैं, अगर आप एक्सीलेटर देते हो तो 400 मिलीसेकंड बाद जो है टायर में एक्शन शुरू होता है, मूवमेंट। मगर वहीं पे एथर 450 एपेक्स के साथ, क्योंकि ADX की टेक्नोलॉजी और इन हाउस इनबिल्ट मोटर कंट्रोलर है ना, तो वो इंस्टेंटली पावर डिलीवर करता है मोटर में, और वो जो उनकी एल्गोरिदम है वो बेस्ट टॉर्क देती है। और साथ ही साथ क्योंकि नो लैग वाली बेल्ट ड्राइव है 7.8:1 के गियर रेशो के साथ,
ये रेशो बताऊँ तो मतलब आपकी मोटर 7.8 बार घूमेगी तब जाके व्हील एक बार घूमेगा, ठीक है, समझ के हो गए। और अलॉय व्हील्स है, इसी के साथ साथ परफॉर्मेंस टायर्स है ना, तो इसकी वजह से जस्ट 90 मिलीसेकंड का लॉन्च टाइम मिलता है। मतलब आप जैसे ही थ्रॉटल दबाओगे ना 90 मिलीसेकंड के अंदर, 90 मिलीसेकंड मैं बताता हूँ, 1 सेकंड में 1000 मिलीसेकंड होते हैं, तो 1 सेकंड का 10वां हिस्सा मान लो, ठीक है। तो इतनी जल्दी थ्रॉटल रिस्पॉन्स मिलेगा। इसी के साथ ही क्योंकि इन्होंने बाकी चीज़ों को अपग्रेड किया, मोटर वगैरह को, तो इसी की वजह से 10% ज़्यादा पावर मिलेगी, जिसमें 10% एक्स्ट्रा टॉर्क भी मिलेगा और 30% ज़्यादा पिकअप मिलेगा। ये तो रियल वर्ल्ड में देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में डेफिनेटली छोटी सी पावर भी ज़्यादा फील होती है। अब इसके बाद बात करी उन्होंने कहानी में ट्विस्ट की, तो उन्होंने कहा कि क्यों हमेशा हम एक्सीलेटर और ब्रेक अलग अलग तरीके से दबाते हैं। नए ड्राइवर जो भी गाड़ी वगैरह सीखते हैं तो उनको राइट ब्रेक का इस्तेमाल करने में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि एक्सीलरेटर के साथ होता है वो, और वो हमेशा लेफ्ट साइड का ब्रेक ही यूज़ करते हैं, और हमें उन्हें ट्रेन करना पड़ता है, बार बार ये ट्रेन कराना पड़ता है कि किस तरह से दोनों को दबाया जाए। और बात भी सही है, एक्सीलेटर और ब्रेक की हैंडलिंग में थोड़ी मुश्किल हो जाती है नए ड्राइवर्स को। तो इसी वजह से दुनिया में पहली बार एथर लेके आया है ओनली थ्रॉटल राइड, जिसको वो कहते हैं मैजिक ट्विस्ट। अगर आप नीचे की तरफ उसको दबाओगे तो आप एक्सीलेट करोगे नॉर्मल स्कूटर्स की तरह, लेकिन आप पीछे करोगे ना उसको ऊपर की तरफ तो आपका स्कूटर धीरे होगा, और ज़्यादा पीछे करोगे तो बिल्कुल भी रुक जाएगा स्कूटर, ठीक है। तो ये चीज़ वो करके लेके आए, मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये चीज़। और फिर उन्होंने रीजनरेटिव ब्रेकिंग के बारे में बात करी, जो कि हाँ मुझे भी काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम लगती है अभी तक। देखो, अभी कोई भी आप नॉर्मल इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लो ना, तो 80% से नीचे जब उसकी बैटरी होगी ना, तब जाके रीजनरेटिव ब्रेकिंग जो है वो 40-50% तक काम करेगी, ठीक है। मतलब तभी काम करती है एग्जैक्टली शुरू करे तो, उससे पहले तो लगभग ना के बराबर ही है, ठीक है। तो मतलब जो स्टार्टिंग के 100 से 80 तक के 20% होते हैं ना, उसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग बिल्कुल ही यूजलेस हो जाती है आपकी, ठीक है। तो ये मुझे भी लगती थी प्रॉब्लम ईवीज़ के साथ कि यार ये तो थोड़ा वो हो गया, मतलब आप शुरुआत में चलाओगे 10-20% तक बैटरी को मतलब ड्रेन करोगे, तब रीजनरेटिव ब्रेकिंग ज़्यादा यूज़फुल नहीं है बैटरी के लिए। तो इन्होंने क्या किया कि मैजिक ब्रेकिंग एल्गोरिदम डेवलप करी, जो है एनर्जी को जो भी रीजनरेशन से आती है वो मोटर और बैटरी में डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो जो 450 एपेक्स है ना, उसमें कंसिस्टेंट रीजनरेटिव ब्रेकिंग मिलेगी सारे चार्ज लेवल्स पे, ठीक है। और ब्रेकिंग पावर इतनी ज़्यादा है उसके रीजनरेटिव ब्रेकिंग की कि वो बिल्कुल स्कूटर को रोक सकता है, ठीक है। 5 से 15 डिग्री जो है वो रिवर्स थ्रॉटल कर सकते हो आप, जिसकी वजह से ब्रेकिंग से लेके स्लो डाउन तक सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। हल्का सा पीछे करो धीरे हो जाएगी, और ज़्यादा करोगे तो रुक जाएगी, मैंने आपको बता दिया। इसी के साथ ही ब्रेकिंग कॉन्फिडेंस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। आप लोगों ने देखा होगा वैसे भी, जो रीजनरेशन होती है ना ब्रेकिंग की, तो उसमें काफ़ी लोगों को, मतलब जो नए राइडर्स होते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के, जो मान लो 5-10 साल से नॉर्मल स्कूटर बाइक चला रहे हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आते हैं, रीजन ट्राई करते हैं, तो स्टार्टिंग में उनको भी काफ़ी दिक्कत होती है। तो ये होपफुली कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। और जो ट्रेडिशनल ईवीज़ है वो अराउंड 40% ही पावर अपनी रीजनरेट कर पाती थी, मगर एथर 450 एपेक्स से ये 75% तक रीजनरेशन पावर चली जाएगी। और एक तो उनका लाइन था जो कि मुझे भी काफ़ी टच कर गया, कि मतलब एक बार आप ईवीज़ में मैजिक ट्विस्ट का यूज़ करोगे और मतलब रीजनरेटिव ब्रेकिंग का यूज़ करोगे ना, तो बस आप वापस से कोई सी दूसरे स्कूटर में या बाइक में जा ही नहीं सकते, पेट्रोल वाले या किसी में भी। और गाइस बात बिल्कुल सही है, इवन रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी छोड़ो, इलेक्ट्रिक व्हीकल का पिकअप, थ्रॉटल वगैरह, जो टॉर्क वगैरह है, उसको आप एक्सपीरियंस कर लोगे ना, तो आपको वापस से पेट्रोल के व्हीकल में जाने का मन नहीं करता। पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ, तो ये काफ़ी सही चीज़ बोली है। ओके, ये चीज़ें हो गई जो उन्होंने इवेंट में बताई थी। अब मैं आपको चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि मैंने ब्राउचर और सारी जो दोनों को कंपेयर किया ना, 450X को और 450 एपेक्स को, जो मेरी क्या ऑब्जर्वेशंस है, मेरी क्या जो चीज़ें मैं आपको कंक्लूजन देने वाला हूँ, उसके बारे में सुन लेते हैं, जो कि इवेंट में उन्होंने नहीं बताया, क्योंकि IPO की बस चल रही थी और वैसे कंपनी बताती भी नहीं है, ठीक है, जो चीज़ों में इंप्रूवमेंट नहीं किया होता है। सबसे पहले तो जो रेंज है ना 450X के टॉप मॉडल की, वो 450 एपेक्स के बराबर ही है, ठीक है। 450X की सर्टिफाइड रेंज 150 किलोमीटर की थी, तो वहीं पे 450 एपेक्स की सर्टिफाइड रेंज 157 किलोमीटर की, मतलब 7 किलोमीटर का डिफरेंस है। ये तो कोई एफिशिएंसी गेन की वजह से उन्होंने 7 किलोमीटर एक्स्ट्रा दिखाया होगा, मतलब क्योंकि बैटरी पैक तो बिल्कुल ही सेम है, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। मगर गाइस कभी भी आप सर्टिफाइड रेंज पे बिल्कुल भी भरोसा मत करना, मतलब बिल्कुल ये तो एग्जैजुरेटेड नंबर्स होते हैं सारे, क्योंकि कभी भी देखना जो सर्टिफाइड रेंज है ना, उसके सामने ये स्टार सा टिक सा बना हुआ होता है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ आपको ट्रू रेंज पे भरोसा करना है, ठीक है। और ट्रू रेंज जो है 450X की वो थी 110 किलोमीटर की, ठीक है, इको और स्मार्ट इको मोड पे। और 450 एपेक्स की कितनी है गैस करो, ये भी एग्जैक्टली 110 किलोमीटर है स्मार्ट और स्मार्ट इको मोड पे, ठीक है। राइड और स्पोर्ट का उसका डेटा दे नहीं रखा था 450X की, मगर 450 एपेक्स का ज़रूर डेटा दे रखा है। राइड और स्पोर्ट मोड में 95 और 90 किलोमीटर की इस आपको रेंज मिल जाएगी, ठीक है। अब वॉप मोड पे जो है वो वॉप प्लस जो आपका आया है 450 एपेक्स पे 75 किलोमीटर की रेंज है।
अब देखो रेंज का मैं कुछ कहने तो वाला था, मगर मैं इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि गाइस देखो बैटरी में उन्होंने कोई अपग्रेड नहीं किया। 3.7 किलोवाट आवर की बैटरी है, ठीक है, और चार्जिंग स्पीड भी सेम है और बैटरी की कैपेसिटी भी उतनी है और 51.1 वोल्ट्स की बैटरी है IP67 के साथ, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो देखो बैटरी उन्होंने अपग्रेड नहीं करी और मोटर से भी ज़्यादा परफॉर्मेंस निकाल ली, तो मेरे हिसाब से तो ठीक ही है रेंज, क्योंकि कम नहीं हुई, क्योंकि पहले से ज़्यादा पावर यूज़ करेगी मगर कम नहीं हुई, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। मगर जो सबसे बड़ी कंप्लेन है लोगों की और मेरी भी कि यार रेंज को तो इंक्रीज़ करना चाहिए। अब 110 जो है आप इको मोड में दे रहे हो और इको मोड मतलब आप समझ ही सकते हो गाइस, है ना, मेरी फ्रस्ट्रेशन भी सबकी है लगभग। तो एटलीस्ट 150 की तो रेंज दो इको में, ठीक है। ओला वगैरह तो चलो ठीक है, उसको कंपेयर नहीं करेंगे बार बार, लेकिन ओला से ज़्यादा प्राइसिंग ले रहे हो, लेकिन फिर भी रेंज मेरे हिसाब से बढ़नी चाहिए थी। मगर जैसे मैंने आपको बताया, इस प्लेटफॉर्म की 450 प्लेटफॉर्म की शायद कैपेसिटी 3.7 किलोवाट आवर की है, बैटरी सेल ज़्यादा फिट नहीं हो सकते, या फिर जो इन्होंने ट्रांसपेरेंसी दिखाई है वहाँ पे, तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि यार ज़्यादा बैटरी फिट नहीं कर पाया, वरना बैटरी अगर वहाँ लग जाती तो कुछ भी हो सकता है। तो इसी वजह से हमने किसी भी तरह की बैटरी में इंप्रूवमेंट नहीं देखा। और जैसा कि इन्होंने बार बार मेंशन किया था, मोटर को, चैसीज को, जो भी सारी चीज़ें हैं उनकी मैक्स लिमिट तक लेके जा चुके हैं 450 प्लेटफॉर्म की। तो अब इसके साथ नया डिज़ाइन, नई चैसी, नया प्लेटफॉर्म ही आने वाला है, तो उसी के साथ ही आपको बैटरी में अपग्रेड देखने को मिलेगा, मोटर और उसकी पावर, टॉप स्पीड वगैरह में अपग्रेड देखने को मिलेगा, जो कि मेरे हिसाब से आने वाले कुछ सालों में देखने को मिल ही जाएगा। मगर धीरे धीरे यार एथर लूज़ कर रहा है अपना ग्राउंड ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के सामने। देखते हैं प्राइसिंग कम करके किस तरह से कम्पीट करते हैं, वरना ओला ट्रस्ट जीत जाएगा और मार्केट शेयर गेन कर जाएगा। तो एथर के लिए काफ़ी बड़ा फीडबैक है गाइज, यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग अप नाउ। और मेरे हिसाब से तो बैकएंड में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं वो, नए प्लेटफॉर्म पे काफ़ी पहले से काम करना शुरू कर चुके होंगे, आने वाले कुछ ही टाइम में रिवील कर देंगे, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। हाँ, अब कुछ चीज़ें हैं जो डेफिनेटली थोड़ी सी इंप्रूव हुई है, जैसे मोटर की पीक पावर 450X में 6.4 किलोवाट की थी, इसमें बढ़ के 7 किलोवाट हो चुकी है। 0.6 किलोवाट का डिफरेंस है, मगर फिर भी फील हो ही जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। और एक्सेलरेशन जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, 450X में 0 to 40 3.3 सेकंड्स में जाती थी, 450 एपेक्स में वहीं पे 2.9 सेकंड्स में जाएगी, तो 0.4 सेकंड्स का डिफरेंस है। ये काफ़ी अच्छा डिफरेंस लगा मुझे। वैसे भी यार 450X का एक्सेलरेशन काफ़ी ज़्यादा तेज़ था और एपेक्स के साथ तो ये और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब मेन बात आती है गाइस, लोग पूछते हैं प्राइस क्या है, मतलब यार, और सबका यही बात है कि चलो ठीक है, ज़्यादा कुछ अपग्रेड्स नहीं दिए, स्पीड इन्होंने 10 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दी, रेंज बिल्कुल सेम है, सारी चीज़ें सेम है, वॉप मोड दे दिया, नया डिज़ाइन, कलर, वो सारी चीज़ें सही है। प्राइसिंग क्या है, क्योंकि इंडिया प्राइसिंग मार्केट है। तो 450X का टॉप मॉडल की जो प्राइसिंग है एक्स शोरूम बिना किसी सब्सिडी के, तो 1.68 लैक्स है। अब इसमें सिटी टू सिटी, स्टेट टू स्टेट डिपेंड करती है सब्सिडी वगैरह, 20,000 से लेकर 50,000 तक पहुंच जाती है, कुछ स्टेट बिल्कुल भी सब्सिडी नहीं देती, तो उसमें आपको देखना होगा। एथर की वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, वहाँ से चेक कर लेना आपकी स्टेट की। इंश्योरेंस, RTO, रोड टैक्स वगैरह भी 5,000 से 30,000 तक लगता है, तो ये कॉस्ट आप ऐड कर सकते हो। वहीं पे एक एथर 450 एपेक्स की बात करें एक्स शोरूम प्राइसिंग की, तो 1.89 लैक्स यानी कि 1,90,000 की प्राइसिंग है। और इसमें आपको इस पर सब्सिडी डेटा देखने को नहीं मिल जाता फ़िलहाल तो, मगर इंश्योरेंस, RTO वगैरह अगर उसको कैलकुलेट करते तो वो 5,000 से 30,000 रुपये के बीच में ही पड़ेगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा एथर की वेबसाइट का, वहाँ जाके आपकी स्टेट पे चेक कर सकते हो। तो मतलब 1,70,000 और 1,90,000, 20,000 रुपये का डिफरेंस है। इसमें आपको रेंज वगैरह बढ़ी हुई नहीं मिलेगी, नई कलर स्कीम मिलेगी, 90 से 100 की बढ़ी हुई टॉप स्पीड देखने को मिलेगी, साथ साथ नया कलर, नया डिज़ाइन देखने को मिलेगा, वॉप प्लस मोड देखने को मिलेगा, परफॉर्मेंस बढ़ी हुई देखने को मिलेगी, पावर बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। तो आप पे डिपेंड करता है आपको ये अपग्रेड कैसा लगता है, उस हिसाब से देख लो। और बिल्कुल अभी कंक्लूजन दूंगा, उससे पहले लॉन्च डेट की बात कर लेते हैं। फरवरी 2024 में इन्होंने कहा है कि मतलब जनवरी चल रही है, नेक्स्ट मंथ लॉन्च हो जाएगी और आप एक्सपीरियंस सेंटर में आके एक्सपीरियंस कर सकते हो, टेस्ट ड्राइव ले सकते हो, टॉप स्पीड वगैरह सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। तो उस तरह से बात है। तो गाइज़ मैं यही रेकमेंड करूँगा आप जाके चेक वगैरह करना, उस हिसाब से आप लोग देख लेना। अब मेरा वर्डिक्ट क्या है, मतलब एट दी एंड ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। इतनी लंबी वीडियो हो गई, लॉन्च इवेंट से भी ज़्यादा, वो 13 मिनट की थी वीडियो, अब तक 18 मिनट तक की हो चुकी है। तो मेरा क्या वर्डिक्ट है जिसके लिए आप लोग भी वेट कर रहे हो, तो जो यहाँ तक देख रहा है गाइस, थैंक यू सो मच। अब मैं आपको अपना पर्सनल वर्डिक्ट दे देता हूँ। अगर गाइस देखो बिना बायस हुए मैं वर्डिक्ट की बात करूँ ना, तो मुझे ये स्कूटर बिल्कुल थोड़ा सा ज़्यादा ओवर प्राइस लगता है। अगर स्पेशली ओला वगैरह से कंपेयर करें, S1 Pro की प्राइस कहाँ 1.5 लाख तक आती है और इसकी कहाँ तक आती है। ठीक है, ऑन रोड प्राइस ठीक है उसकी भी बढ़ जाती है, मानता हूँ 1,80,000 तक भी पहुँच जाती है, मगर फिर भी एथर से तो काफ़ी कम है, मेरे को ऐसा लगता है। ठीक है, अब इसके बाद गाइज बात कर लेता हूँ कि यार ऐसा क्यों है। तो हो सकता है कि ओला ने इतनी बड़ी फ्यूचर फैक्ट्री वगैरह बना ली और भी उसका प्रोडक्शन बढ़ा रहे, बैटरी सेल्स भी आगे से खुद बनाएंगे, शायद इस साल से प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे, तो इसकी वजह से
इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिल रहा है उनको, तो इसकी वजह से प्राइसेस कम रख पा रहे हैं और गवर्नमेंट की सब्सिडी भी मिली और रिसेंटली अवार्ड भी मिला था कि मेड इन इंडिया स्कूटर्स का, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो शायद इसकी वजह से हो सकता है। और भाई स्टार्टअप है एक तरह से फिलहाल, तो IPO ओला का भी आने वाला है, ठीक है। और ओला ने भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे गेम खेले, ऐसे 90,000 में S1X को लॉन्च किया था अभी, इसकी वजह से सेल्स नंबर बढ़ सके और IPO का बूस्ट है हर कंपनी का। मगर हाँ, ये चीज़ कहूँगा 21 में आए थे, 22, 23, 24 चल रही, 3 साल होने वाले हैं, लेकिन कंपनी ने काफ़ी अच्छा काम कर दिया। ओला ने बिल्कुल शेक कर दिया इंडस्ट्री को, ठीक है। बहुत सारे इंसिडेंट्स भी आएगी यार, एक्सीडेंट हो रहे हैं और सॉकर्स निकल रहे हैं, व्हील निकल जा रहे हैं, बहुत सारे में आग लग रही है, ठीक है। वो तो चलो अर्ली अडॉप्टर है, नई टेक्नोलॉजी है, तो उसमें दिक्कतें आई जाती है। मगर अनफॉर्चुनेटली जिनको उनसे परेशानी हुई उनका वो तो क्या कर सकते हैं। मगर हाँ, उम्मीद है इन्हीं चीज़ों से सीख के, कोई भी नई टेक्नोलॉजी होती है तो कंपनी डेफिनेटली आगे इंप्रूव करती है इन्हीं चीज़ों से सीख के और कॉन्स्टेंटली प्रोडक्ट्स को बेटर बनाती है। तो इसलिए जो मेरा फाइनल वर्डिक्ट है ना, तो मैं ये आपको यही कहूँगा, अगर आपको इसका डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, अगर आपके पास बजट है इस चीज़ का और एथर की सर्विस से खुश हो, तो डेफिनेटली लो गाइस, आपका पर्सनल डिसीजन है, आप ले सकते हो। काफ़ी कमाल का स्कूटर है क्योंकि 10 साल से चल रहा है प्लेटफॉर्म, इतनी ज़्यादा कंप्लेंट्स भी देखने को नहीं मिली। एथर मैं काफ़ी अच्छा रिलायबल ब्रांड कहूँगा, 10 साल हो चुके हैं। ओला वगैरह तो चलो फिर भी 2-3 साल ही हुए हैं, लेकिन इनकी काफ़ी अच्छी ब्रांड इमेज है, सारी चीज़ें अच्छी है। तो अगर आपको ये चीज़ सही लग रही है, एक्स्ट्रा प्रीमियम दे सकते हो इस चीज़ के लिए, तो काफ़ी अच्छा है। प्लेटफॉर्म की लास्ट जनरेशन होने वाली है स्कूटर्स की, तो काफ़ी रिलायबल है, काफ़ी सॉलिड है मेरे हिसाब से, तो डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है, तो आप ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अगर मैं पर्सनली बताऊँ तो मैं पिछले 1 साल से व्हीकल लेने की सोचा, मतलब 2 व्हीलर, ठीक है, बाइक या स्कूटी, उनमें से कुछ भी ले लूँगा। मगर बाइक में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इलेक्ट्रिक में इतना ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। और हाँ, मेरी चॉइस इलेक्ट्रिक है, मैं पेट्रोल नहीं लूँगा। वैसे मेरा प्लान था एक्टिवा 7G को लेने का, मगर जिस हिसाब से देख के वो उसे देख रहा हूँ कि यार लॉन्च नहीं हो रही है अभी, मतलब हो सकता है डायरेक्ट इलेक्ट्रिक की वेरिएंट आ जाए, तो इस हिसाब से मैंने फाइनली डिसाइड कर ही लिया है कि मैं इलेक्ट्रिक ही लूँगा। मगर अभी अर्ली अडॉप्टर नहीं बनना मुझे, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट 1 या 2 साल तक वेट करूँगा, जब तक मार्केट सैचुरेट हो जाता है अच्छे स्कूटर से, ब्रांड्स अच्छी प्राइसिंग में, अच्छे कंपटीशन में अच्छे स्कूटर्स लेके आएंगे, जैसे ओला हो गया, इसी के साथ साथ बजाज, TVS और साथ ही अपना एथर तो है ही। तो इनमें से जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वो लेने वाला हूँ। तो अगर आपको कोई नीड नहीं है अभी बहुत ज़्यादा, और अगर आप हाइप देख के लेने की सोच रहे थे कि यार इलेक्ट्रिक ले रहे हैं सब, मैं भी ले लेता हूँ, तो गाइस मैं रेकमेंड करूँगा, रुक सकते हो ना, तो एटलीस्ट आने वाले 1 या 2 साल के लिए तो रुक जाओ। उस समय आपको इतने अच्छे स्कूटर्स देखने को मिलेंगे अच्छी प्राइसिंग में। जैसे बिल्कुल स्मार्टफोन नए नए आए थे तो काफ़ी ज़्यादा इनोवेशन हो रही थी और काफ़ी नई नई चीज़ें हर साल, मतलब अपग्रेड्स देखने को मिल रहे थे। एक चीज़ कहूँगा, आने वाले 5 साल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, कार्स हो, 2 व्हीलर्स हो, कुछ भी हो, बड़े ही कमाल के रहने वाले। मतलब 1 साल पहले आप कोई स्कूटर ले लेते ना, तो आज आपको रिग्रेट होता कि यार उससे ज़्यादा परफॉर्मेंस आज मिल गई। हालांकि पेट्रोल डीजल वगैरह इन सब में कुछ नहीं होता, ज़्यादा कुछ माइनर्स अपग्रेड्स नहीं, मतलब छोटे से अपग्रेड्स होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते। मगर इलेक्ट्रिक में बिल्कुल अभी रेवोल्यूशन ही चल रहा है, मतलब स्टार्ट ही हुई है 2-3 साल पहले से असली जो है ग्रोथ इंडिया में भी, ठीक है। सारे सेल्स फिगर्स क्रॉस कर रही है, मतलब अनएक्सपेक्टेड तरीके से। तो मतलब ये पुराने होंडा वगैरह, ये भी जो है कंपनी, ये भी शौक हो चुकी है यार इस तरह से कैसे, तो ये भी अपनी जी जान लगा रहे हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर वगैरह लॉन्च करने में। तो इसी वजह से मार्केट मैच्योर होगा और नए नए आपको वेरिएंट्स देखने को मिल जाएंगे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के। तो मेरे हिसाब से आपको होल्ड ऑन करना चाहिए अगर आपको नीड नहीं है तो। अगर नीड है तो आपको जो स्कूटर पसंद आया, ओला का पसंद आ रहा है वो ले लो, रिव्यूज़ वगैरह देख लो, क्या परफॉर्मेंस है आपकी, क्या नीड्स है, क्या आपके चार्जिंग के वो ज़रिए हैं, तो उस हिसाब से आप ले लेना। और इसी के साथ अगर आप वेट कर सकते हो तो 1 साल या 1.5-2 साल तक वेट कर लेना, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स के बहुत सारे कमाल के स्कूटर्स आने वाले हैं, तो हो सकता है वो आपको ज़्यादा अच्छा लगे। क्योंकि गाइस मैं पर्सनली बताऊं तो ये फीलिंग डेफिनेटली आती है कि यार आप आज आपने कुछ ले लिया, कुछ समय बाद आपको लगे यार इससे अच्छी चीज़ आ चुकी है मार्केट में, ठीक है। तो ये तो वैसे हर चीज़ में होता ही है ना, हर साल नया नया कुछ आता रहता है। मगर क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का अभी नया चल रहा है बिल्कुल सिस्टम, बिल्कुल एक अर्ली स्टेज पे ही है हम लोग, तो नेक्स्ट आने वाले 2-4-5 साल तक, जैसे मैंने आपको बताया, इनोवेशन जो है बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। हो सकता है उसके बाद स्टैग्नेट तो ना करें, मतलब एक लेवल पे पहुंच जाए, थोड़ी थोड़ी बढ़े हर साल। मगर अभी आने वाले कुछ 3 से 5 साल जो है वो काफ़ी बड़े होने वाले हैं इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। इंडिया में भी हो, वर्ल्ड वाइड भी बात कर लो, तो काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड्स, इनोवेशंस, वो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो आप अगर होल्ड ऑन कर सकते हो ना 1 साल 1.5 साल तक तो कर लो, वरना अगर आपको नीड है तो डेफिनेटली कोई आपको नहीं रोक सकता। आप डेफिनेटली जो आपको बेस्ट स्कूटर लगे, बेस्ट प्राइसिंग में, बेस्ट चीज़ों में, तो वो ले लो। अगर आप वेट करने वाली जनता में से हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नई नई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बाकी सारे स्कूटर्स, बाइक्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन लेके आता रहूँगा इसी चैनल पर, ठीक है। और पर्सनली जो भी मैं
मैं स्कूटर बाय करूँगा आप लोगों की रिकमेंडेशन से ही करूँगा, ठीक है, जो मैं आपको चॉइस बता दूंगा कि मैं लेने की सोच रहा हूँ। आपसे पोल होगा, एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी, उसके बाद वो स्कूटर लेने का एक्सपीरियंस सारा, उसके बाद उसकी रेंज टेस्ट और जो भी सारे टेस्ट होते हैं, बैटरी टेस्ट, चार्जिंग टेस्ट, सारे टेस्ट करेंगे और उसकी भी सीरीज़ लेके आते रहेंगे। और कमेंट करके बताना किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हो। जो यहाँ तक वीडियो देख रहा है, थैंक यू सो मच गाइस, बहुत कमाल का सपोर्ट करते हो आप लोग। और आज की वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा ओवरव्यू पसंद आया हो, एनालिसिस पसंद आया हो, इस तरह की किसी ने यूट्यूब पे वीडियो नहीं डाली तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक करना। सब्सक्राइब कर रखा है चैनल को पहले से, थैंक यू सो मच। नहीं किया तो अभी कर लेना। इनमें से कोई भी एक वीडियो देख लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, फैमिली का ध्यान रखना। बाय। कमेंट में जो भी फीडबैक है दे देना। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में।